जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सूरज आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बैच जो कि यूपीपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए है। ये मैथ का है और इसमें आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा जो कि एकदम फ्री होगा। इसकी आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। मैं सूरज अभी पुलिस में हूँ। मैंने 3 एग्ज़ाम्स अभी तक क्वालिफाई किए हुए हैं, 2 यूपीपी कांस्टेबल का और एक यूपीएसआई का। तो मैं आपको यहाँ पर मैथ पढ़ाने वाला हूँ। आज हम आपको थोड़ी सी 2 मिनट इस क्लास के स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले आपको मैं बताऊँगा कि आखिर मैथ को हमें किस तरीके से पढ़ना है, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में, वो यूपीपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी का ही ना हो, इसके जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स जिसमें मैथ पूछा जाता है, वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आपकी एक समस्या है, तो किस तरीके से हम मैथ को पढ़ें ताकि वो समस्याएं जो हैं हमारी वो समाप्त हो जाएं। तो आज हम सबसे पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना या हमें सरकारी नौकरी की जो आखिरी मंजिल होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो एक चीज़ है जो आपको पहले से पता होगी और शायद हर अध्यापक आपको ये बताता है, वो ये है कि आपको लगातार बने रहना है। जब तक आप लगातार नहीं बने रहेंगे तब तक फिर आपका काम होने वाला नहीं है। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मैथ ही होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी वहाँ पर कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्पेशली मैथ की अगर हम बात करें तो देखो, मैथ में मैं जो भी बच्चे हैं उनको मैं 2 तरीकों से मान करके चल रहा हूँ। पहला बच्चा वो है जिसका जो पीछे का बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, वो मैथ का नहीं रहा, यानी कि वो 10th में उसने मैथ पढ़ी है लेकिन बहुत हल्की फुल्की, 12th में उसने मैथ छोड़ दिया और अब उसने ग्रेजुएशन कर लिया और बीए किया। उसके बाद में फिर वो आ गया यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करने। तो अगर उसका बैकग्राउंड मैथ से नहीं रहा है, ठीक है, वो कमज़ोर रहा है पहले से, तो यहाँ पर उसको समझने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, ठीक है। और जो दूसरा बच्चा है वो इस तरीके का है कि उसका जो बैकग्राउंड रहा है वो मैथ से रहा है और उसको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हाँ, मानते हैं कि जो हम 10th में 12th में मैथ पढ़ते हैं वो मैथ यहाँ पे काम नहीं आती है, लेकिन मैथ तो हम पढ़ते हैं, वहाँ से मैथ के क्वेश्चंस को करने की जो समझ है वो वहीं से आती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, होता सब कुछ वही है जो हम 10th में 12th में या उससे नीचे के क्लासों में पढ़ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उसी को एक मॉडिफाइड तरीके से यहाँ पर हमारे सामने लाया जाता है। तो हमको लगता है ये नया है, लेकिन यहाँ पर कुछ नया नहीं होता है। हम सारी चीज़ें वहीं से ही लेकर के यहाँ पर आते हैं। तो अगर आपका वहाँ से बेस मजबूत है फिर तो आपको चीज़ें यहाँ पर आसानी से समझ में आएंगी। लेकिन अगर आपका बेस वहाँ से मजबूत नहीं है तो जो यहाँ की चीज़ें हैं उनको समझने में आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो वो समस्या आपको ना हो, इसके लिए मैं आपके सामने हूँ और यहाँ पर हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। देखो, मैंने जैसे कि बताया कि 2 तरीके के बच्चे हैं जो कि हमसे जुड़ेंगे। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं या आपको मैथ आती है तो आपका यहाँ पर रिवीजन होगा। रिवीजन नहीं होगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मैं देने वाला हूँ जो आपने अभी तक कभी भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और जो एकदम से गरीब बच्चे हैं, गरीब का मतलब जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, यानी कि वो अपने आप में ये समझते हैं कि मेरी मैथ बहुत वीक है। मैं अगर यूपीपी कांस्टेबल की बात करूं, वहां पर अगर 35-37 क्वेश्चन आते हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन कर पाता हूं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे साथ में जुड़िए। जिस दिन हमारा ये बैच समाप्त होगा, ठीक है, जिस दिन मैं आपको ये कहूँगा कि अब मैं आपकी पूरी तैयारी करवा चुका हूँ, उस दिन जब आप टेस्ट देंगे, ठीक है, कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देंगे या कोई भी मॉक टेस्ट जो होगा जब आप उसको देंगे, तब आपको ये लगेगा कि हाँ 37 में से मेरे 30+ क्वेश्चन बन रहे हैं। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। लेकिन बस इसके लिए आपको करना क्या है कि जो जो बातें मैं आपको बताता चलूँगा कि हाँ आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। और आज से लेकर के और एंड ऑफ द क्लास, जब तक ये क्लास चलती है, आज की क्लास नहीं, ठीक है, जब तक ये बैच चलता रहेगा तब तक आपको हमारे साथ में बने रहना है, ठीक है। तो ये थी वो बातें जहां से आप मैथ को आसानी तरीके से सीख सकते हैं। बाकी आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैथ की रीढ़ मानी जाती है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। और मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ना बने नंबर सिस्टम से, मैं बता रहा हूं, अगर मान लो क्वेश्चन बने ही ना, फिर भी आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि नंबर सिस्टम ही वो रास्ता है जहां से होकर के हम मैथ की मंजिल को पाएंगे।
बात समझ में आ रही है ना भाई। मंजिल तो हमारी ये है कि हमको मैथ आ जाए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक तो सीढ़ी होनी चाहिए। तो जो पहली सीढ़ी है वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में के जो कुछ पार्ट हैं, जैसे नंबर सिस्टम में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर बड़ा फ़ायदा करती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको मिलेगा उसका। तो आज हम सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम को बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि एकदम सिंपल वे में कि मैं आज यहाँ पर पढ़ाऊँ और आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अभी के अभी याद हो जाएं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक नोट्स बनाना है। जो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता चलूँगा, अगर आपने पहले से पढ़ के रखी हैं, आपको अगर वो चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो नहीं आता है या जो आपको नया देखने को मिल रहा है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। नोट करने से फ़ायदा क्या होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से कम समय में रिवीजन कर सकते हैं ताकि दोबारा क्लास देखने ना पड़े, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर क्या है ये आपको शायद पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। हम दोनों लैंग्वेज में लेकर के चलेंगे जहां भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो संख्या पद्धति। अब नंबर्स की बात अगर हम करें तो देखो क्या है कि हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं। अच्छा, नंबर कई प्रकार के होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल, ये सभी होते हैं। लेकिन हमको कुल मिलाकर के डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाइनरी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जब आप कंप्यूटर पढ़े होंगे तो फिर आपको पता होगा। अच्छा, तो अब इसमें हम डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेसिमल में कुल हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। इनको जब हम गिनेंगे भाई 1 से लेकर के 9 तक तो 9 हो गए, और ये 0, ये कुल मिलाकर के 10 डिजिट हैं। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो 10 डिजिट हैं ये सिंगल सिंगल हैं, सब अलग अलग हैं। नंबर क्या होता है, इनको हम डिजिट यानी अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अब अगर इनमें से किसी 2 को, 3 को, 4 को, XYZ को एक साथ में हम लिख लें, जैसे 2, 5, 3 ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक नंबर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? एक नंबर बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर होती है, जो कोई भी संख्या होती है, वो 2 या 2 से अधिक डिजिट्स को, अंकों को अगर एक साथ में लिखा जाता है तो उनको हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब ये नंबर हमारे सामने आ गया। अब जब नंबर हमारे सामने आ गया है तो इस नंबर में 2 चीजें होती हैं। इस नंबर में क्या होती हैं? 2 चीजें होती हैं। उन दोनों चीजों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो, एक तो हम कहते हैं स्थानीय मान। एक क्या होता है? स्थानीय मान। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। और एक होता है जातीय मान। एक होता है जातीय मान, इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू इसको कहते हैं। तो अब ये दोनों चीजें किसी भी संख्या में होती हैं। तो संख्या में, जैसे मैंने ये संख्या लिखी, इस संख्या में स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं। तो देखो, मान लो कि मैंने एक नंबर लिखा 5, 2, 8 और 6, ये मैंने एक संख्या लिख दी। अब इसमें कोई भी अंक ले लो, चाहे 5, 2, 8, 6। जैसे मैं अगर ये कहूं कि मुझे 8 चाहिए, तो 8 का मुझे लिखना है जातीय मान, ठीक है। जातीय मान 8 का चाहिए। तो जातीय मान का मतलब क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का, फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा। मतलब कि जिस भी अंक का हमें जातीय मान चाहिए, मतलब 8 का हमें जातीय मान चाहिए, यानी 8 का हमें फेस वैल्यू चाहिए। मतलब ये है इसके कहने का कि जो 8 है वो उसका चेहरा कैसा है। तो 8 का चेहरा तो 8 के जैसा होगा। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि किसी भी अंक का अगर हम जातीय मान पूछें तो उसका जातीय मान वो खुद होता है। किसी भी अंक का जो जातीय मान है वो क्या होता है? वो खुद होता है। यानी 8 का जातीय मान 8 आएगा, 2 का जातीय मान 2 आएगा, 6 का जातीय मान 6 आएगा, 5 का जातीय मान 5 आएगा, ठीक है। अगर हम वही इसी 8 के स्थानीय मान की बात करें, इसी 8 के स्थानीय मान की अगर हम बात करें, तो हम स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? प्लेस। प्लेस का मतलब क्या है कि वो किस जगह पे है।
तो अब याद करो, जब हम छोटे थे तो इसको किस तरीके से गिनते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे गिनते थे। तो इकाई का मतलब एक स्थान पे, दहाई का मतलब कि 10 के स्थान पे है, सैकड़ा का मतलब कि 100 के स्थान पे है, और हजार का मतलब कि वो 1000 के स्थान पे है। तो स्थानीय मान का मतलब यही होता है कि वो किस जगह पर है, उसकी पोजीशन क्या है। तो जो 8 है, क्या वो 10 की जगह पर है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। ठीक है, अब ये चीजें हमको कैसे निकालनी है, सिंपल सी बात। अगर हम कहें कि 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो, 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो आपको कुछ नहीं करना, ये 5 लिख देना है यहां पर। ठीक है, और 5 के बाद में जितने भी अंक हैं, 1 2 3, तो 1 2 और 3 जीरो लगा देने। देखो ये 5000 हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया ये 5000। ठीक है, तो मतलब कि जो 5 है वो 1000वें स्थान पर है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, 5000। ठीक है, अब ये अगर आपको आता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर आता था तो फिर यहां से आपको चीजें आ गई हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको समझनी है, और यहां से प्रश्न बनते हैं। मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, आपको दिखेगा कि हाँ यहां से प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आखिर यहां से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखो, हमको क्या करना है, जैसे एक संख्या हमको दे दी गई 2 5 8 और 3 ऐसे। ठीक है, यहां पर प्रश्न हमसे पूछेगा कि एक संख्या 5 है, 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ कि 5 का जो स्थानीय मान है, क्या वो 500 होगा? भाई 5 के बाद में 2 अंक हैं तो 2 जीरो हम लगा देंगे। इसमें से हमको घटाना है, भाई अंतर का मतलब माइनस, क्या घटाना है, 5 के जातीय मान। तो 5 का जातीय मान क्या होगा बताओ, 5 का जातीय मान होगा 5। 500 में से अगर हम 5 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 495। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, और इस तरीके के प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर्स की तरफ। ठीक है, ये तो छोटी सी चीजें थी। अब हम देखते हैं कि नंबर क्या है। ठीक है, नंबर में हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। भाई नंबर हमारे पास बहुत प्रकार के हैं, तो उनको हमने डिवाइड का मतलब कि उनकी हमने कुछ कैटेगरी बना करके दी हैं, ताकि वो समझने में आसानी हो। भाई सबका जो नेचर है वो अलग अलग है, तो जो जिस नेचर का है उसको हमने उसकी कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन हम तभी करेंगे जब हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज होगी और उसके कुछ टुकड़े हो सकते होंगे, तो हम उनको टुकड़े टुकड़े में बांटना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले एक नंबर आता है। अगर आप मैथ बैकग्राउंड के हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। हमारे पास एक नंबर आता है जिसको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पर देखना कि सम्मिश्र, मिश्र का मतलब होता है मिश्रित यानी मिला हुआ, मतलब कि ये जो संख्या है सम्मिश्र संख्या, ये मिली हुई है, यानी कि इसमें कुछ चीजें हैं जो मिक्स हैं, तो अब उनके हम टुकड़े करते हैं। ठीक है, तो जो सम्मिश्र संख्या होती है इसमें 2 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है हमारे पास वास्तविक संख्या। ठीक है, जो पहली चीज हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और इसका जो दूसरा भाग होता है उसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। एक संख्या वास्तविक और जो दूसरी संख्या होती है उसको कहते हैं हम काल्पनिक संख्या, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये जो काल्पनिक संख्या है इसका मतलब क्या है? भाई काल्पनिक से आप देखिए कि काल्पनिक का मतलब क्या होता है, कल्पना करना, मतलब कि कुछ ऐसे नंबर हों जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन से नंबर है, इसमें हमको कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। हाँ, हालांकि ये है कि एसएससी में कहीं कहीं प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, काल्पनिक संख्या
एक ऐसी संख्या है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, ऐसे आप समझ लें। तो यहाँ पर एक नंबर होता है जिसको हम आई से लिखते हैं, आई का मतलब आयोटा, एक सिंबल होता है आयोटा का, इस ऐसे बनता है आई से, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, यहाँ पर एक ही चीज़ आपको समझनी है कि जो आई स्क्वायर होता है इसका मान -1 होता है। तो अगर हम बात करें आई की तो इसका मान हो जाएगा रूट का -1, ठीक है। ये दो चीज़ें केवल हैं जो आपको यहाँ पर समझनी है। अब बात ये है कि सर ये दो चीज़ें तो समझ लेंगे, लेकिन काल्पनिक संख्या से अगर प्रश्न बना तो किस तरीके का बनेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं। यहाँ पर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि i की पावर 36 इसकी वैल्यू बताओ। तो हमको क्या करना है भाई, i की पावर 36 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो इसको लिख लेंगे i की पावर 2 यानी आई स्क्वायर, और इसकी पावर 18। अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 की पावर अगर हम 18 करें तो देखो 1 की पावर कितनी भी हो 1 आएगा, लेकिन माइनस प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पर। तो माइनस की पावर अगर सम संख्या है तो वो प्लस में आएगा, और अगर विषम संख्या होती तो माइनस में आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है आई की पावर 36 की, वो कितना आ गया भैया, 1 आ गया। अगर यहीं पर 36 नहीं होता, कुछ और होता, जैसे 37 मान लो हम ले लेते, तो ये तो 18 दूना 36 हो गया। तो एक आई यहां पर बच जाता, उस आई को यहां पर मल्टीप्लाई में लिखते, इसकी वैल्यू 1 होती। 1 को जब हम आई से मल्टीप्लाई कराते तो टोटल जो वैल्यू हमारे पास निकल करके आती वो क्या आती, आई आती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, यहाँ पर हमको ये चीज़ें पढ़नी है। अच्छा, हम ये किसी दिन पढ़ लेंगे अच्छे से कि ये एक्चुअल में काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या को बनाना क्यों पड़ा, ठीक है। तो वो किसी दिन पढ़ लेंगे, आज फिलहाल के लिए हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमें अपने इस पे काम करना है, ठीक है। तो इसको हम अभी, ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। तो हमें बेसिकली वास्तविक संख्या पढ़ना है, जो कि हमारा सिलेबस है, ठीक है। इसमें अब इसके पार्ट हैं, इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं, इसके भी। पहला पार्ट इसका हम जिसको कह सकते हैं परिमेय संख्या, इसका जो पहला पार्ट है उसको हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो अब ये जो वास्तविक संख्या है इसके 2 पार्ट हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्या में कौन कौन से नंबर आते हैं ये बात आपको तब पता चलेगी जब हम उनके नीचे इन सभी चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या यहां पर कोई दिक्कत है? नहीं है। इन दोनों की छोटी सी डेफिनेशन अभी यहां पर समझते हैं, फिर इन दोनों को भी हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से। मतलब हमारा एक टॉपिक होगा परिमेय संख्या, उसमें हम परिमेय संख्या के बारे में ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन चूंकि अभी हम केवल क्लासिफिकेशन करें तो हम पहले समझ लेते हैं कि किसके क्या क्या पार्ट हैं। अब ये जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, दुनिया के वो सभी नंबर जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन इसका जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? दुनिया के वो सभी नंबर जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो q है यानी कि जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन को कोई भी नंबर फॉलो करता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अपरिमेय की बात करें तो हम कह सकते हैं सिंपल सी बात, जो परिमेय ना हो, जो परिमेय ना हो। मेरी बात को समझना, ठीक है, दिमाग पे लोड नहीं देना। मैंने कहा था ना नए तरीके से हम पढ़ेंगे भाई, ये दोनों चीजें एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो हम दोनों के डेफिनेशन को या दोनों के नंबर्स को क्यों याद करें। अगर कोई भी संख्या परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय होगी, और अगर कोई संख्या अपरिमेय नहीं है तो वो परिमेय होगी ही होगी, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई? अच्छा, अपरिमेय में कुछ नंबर्स और हैं जो अपरिमेय होते हैं, वो हमें समझना है। जैसे अगर हम रूट के अंदर कोई एक ऐसी संख्या ले लें जो पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, बात समझ में आ गई ना? ऐसी कोई संख्या ले लें जो पूर्ण वर्ग ना हो। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन कहीं कहीं आप लोगों ने हो सकता है पढ़ी हो कि यहां पर लिखा आएगा कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या,
तो वो चीज़ गलत है थोड़ी सी, ठीक है। क्यों गलत है, देखो मैं आपको बता दूं। देखो अगर हम रूट का 6 ले लेते हैं तो क्या जो 6 है वो भाज्य है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर 6 तो डिविजिबल है, 2 से भी 3 से भी, ठीक है। तो इसलिए 6 एक सॉरी जो 6 है वो क्या है, एक भाज्य संख्या है। लेकिन जो 6 है वो एक अपरिमेय संख्या, रूट का जो 6 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो इसलिए हम ये कहें कि रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं ही अपरिमेय होंगी तो वो कहना थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। एक नंबर और हम ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं पाई। क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आप यहाँ पर कहोगे कि सर पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है सर 22/7, और 22/7 को तो बटा में लिखा हुआ है, और आपने अभी डेफिनेशन भी बताई है परिमेय संख्या की कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 नहीं है, तो आप कहोगे कि सर 22/7 जो है ये तो p/q भी है और जो 7 है वो 0 भी नहीं है, और ये जो वैल्यू है वो इक्वल होती है पाई के। तो सर पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय, ये कैसे संभव है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि पाई अपरिमेय और 22/7 जो है वो परिमेय, ये दोनों कैसे सही हैं। या तो हम ये कहें कि पाई की वैल्यू सर 22/7 नहीं होती है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती है। अब कहोगे सर अभी तक तो हमने जितना पढ़ा सभी जगहों पे यही रखते आए हैं, तो क्या वो गलत हो गया। बिल्कुल गलत नहीं हो गया। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें नहीं पता है। जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो एक अपरिमेय संख्या है। जो ये 22/7 है वो नियरेस्ट वैल्यू है, ठीक है। वो जो 22/7 है वो पाई की एक नियरेस्ट वैल्यू है, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए हम 22/7 को तो परिमेय कहते हैं क्योंकि वो अपने आप में एक भिन्न है। लेकिन जो पाई है, पाई 22/7 के बराबर नहीं है, इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई। अपरिमेय किसको कहते हैं और परिमेय किसको कहते हैं, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। ये चीज़ें आप सभी नोट करते चलेंगे अगर आपने इसके पहले कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। और आप तैयारी करना अभी शुरू कर दिए हैं। एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ गया है, और आपको एक काम और करना है कि जिस तरीके से आप मैथ में कमज़ोर हैं, अगर आपके जानने में, ठीक है, आपके जान पहचान में कोई और भी ऐसा बच्चा है जो कमज़ोर है मैथ में, जो तैयारी कर रहा है लेकिन इसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप इस क्लास को उसके पास भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जिस तरीके से आप उन परेशानियों से जूझ करके आगे पढ़ करके निकल सकें तो वो भी पढ़ करके आगे निकल सके। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो यदि आप ये सोचें कि नहीं हम ही केवल पढ़ेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी गलत मानना होगा। तो आप इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। नहीं चाहें तो फिर आप पढ़िए बहुत अच्छे से, बाकी कोई बात नहीं है। तो हमने पढ़ा परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या के बाद में हम कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं पूर्णांक, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम, पूर्णांक पढ़ते हैं। पूर्णांक को हम कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से अंक आते हैं, तो इंटीजर की बात अगर हम करें तो इसमें 0 भी आता है, ठीक है, प्लस का 1, प्लस का 2, 3 और प्लस के इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 और ये माइनस के इनफाइनाइट तक जाएगा। बात समझना, ठीक है। इसके बाद में हम एक नंबर पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसमें जो नंबर आते हैं वो हम कह सकते हैं 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और ये बहुत दूर तक ऐसे जाएगा। और जो सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या भी हम कहते हैं इसको, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इनको हमें समझना, ठीक है। इसके ठीक पहले हमने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या। उसको यहाँ पर मैं लिख दूँ ताकि आपको चीज़ें अभी और समझानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि हमने परिमेय पढ़ा और अपरिमेय पढ़ा, किसका, वास्तविक संख्या का। बातों को समझना, यहाँ पर मैं वास्तविक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वास्तविक संख्या, एक तरफ हमने परिमेय पढ़ा था और दूसरी तरफ हमने अपरिमेय पढ़ा था, क्लियर है।
और उसके बाद में हमने ये 3 नंबर पढ़े। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो पूर्णांक है इसमें माइनस के और प्लस के और 0 भी आ रहा है। ये जो पूर्ण संख्या है इसमें 0 है और 1 2 3 4 है, यानी कि सभी के सभी प्लस की संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 भी नहीं है, 1 से लेकर के और सभी प्लस की संख्याएं हैं जितनी भी हैं इनफाइनाइट तक। मुझे एक बात ये बताओ कि ये जो तीनों नंबर हैं, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, क्या इनको हम परिमेय में रख सकते हैं? तो अब बात यह है कि अगर ये 3 के तीनों नंबर परिमेय में जाना चाहते हैं तो परिमेय की जो शर्तें हैं उनको इन्हें मानना पड़ेगा। परिमेय की शर्तें क्या हैं कि इन सभी को हम p बटा q के रूप में लिख सकें जिनका q 0 नहीं होना चाहिए। तो इनमें देखो या तो माइनस के अंक हैं, या तो 0 है और या तो प्लस के अंक हैं। इनको हम p बटा q के रूप में लिख करके देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास -3 है तो क्या -3 को -3 बटा 1 नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो आप कहोगे सर लिख सकते हैं, यानी कि जो माइनस के सभी अंक होते हैं ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर अभी जो मैंने आपको बताया था कि p बटे q, तो यहाँ पर ये मत समझ लेना कि सर अगर -p बटा q आ गया तो देखो कोई भी भिन्न हो, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो परिमेय संख्या मानी जाएगी। ठीक है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए यहाँ पर हम एक चीज़ और समझ लेते हैं थोड़ी सी। ये जो पूर्णांक है हमारे, यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहाँ पर -3, -2, -1, 0 1 2 3 ऐसे कैसे। ठीक है, यहाँ पर जो प्लस के 1 से लेकर के और इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस के इनफाइनाइट तक, इनको हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। जो -1 से लेकर के और माइनस के इनफाइनाइट तक जाएगा इसको हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे भैया? ऋणात्मक पूर्णांक। जो 0 है ये ना तो धनात्मक है, बात समझ में आ रही है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। बात समझिएगा, ना तो धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा एक चीज और, अब ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसी को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिएगा प्राकृतिक संख्या में +1 से प्लस के इनफाइनाइट तक, तो धनात्मक पूर्णांक भी तो +1 से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक है। मतलब कि अगर प्रश्न आपसे ये पूछे कि क्या सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक में निहित हैं या पूर्णांक के अंदर हैं, तो आप कहोगे यस, हाँ है। अगर ये पूछे कि पूर्ण संख्याएं क्या पूर्णांक में हैं, तो आप कहोगे हैं। क्यों? क्योंकि अगर 0 को प्राकृतिक संख्या को दे दिया जाए तो ये मिल करके क्या बना लेंगे? पूर्ण संख्याएं बना लेंगे। अगर हम ये कहें कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याओं में आती हैं, तो आप कहोगे हाँ आती हैं, क्योंकि 0 अगर ना हो तो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं समान हो जाती हैं। क्या इसमें आज जितना भी हमने पढ़ा, क्या इसमें कोई समस्या है? ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर इसमें कि अभी कोई भी संख्या है जो हमको समझ में नहीं आई है। यहाँ पर ये मान के चलिए कि अभी भी हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले। जैसे हम जब पढ़ेंगे हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि जहाँ पर x एक पूर्णांक है, ठीक है, n एक पूर्ण संख्या है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, जैसे उसने कहा कि x एक पूर्णांक है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। अगर उसने क्वेश्चंस में कहा कि n बिलोंग्स करता है पूर्ण संख्या होल नंबर में, ठीक है, अगर n कोई संख्या है, नंबर है और वो पूर्ण संख्या है, तो अगर n की जो वैल्यू है वो -3 आएगी तो क्या आप मान लोगे? नहीं मानोगे ना। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में नेगेटिव वैल्यू होती ही नहीं है। तो यानी n की वैल्यू अगर -3 आ गई तो आप समझ सकते हो कि ये गलत है, ये इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। ये कब पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब ये सारे के सारे नंबर आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में
फीड होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, और नंबर सिस्टम आगे यानी कल की क्लास से हम शुरू करेंगे, अगली क्लास से। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अब आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। आप जब बताएंगे और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है कि हाँ सर ये चीज़ और अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। क्योंकि जब तक आप हमसे कहेंगे नहीं कि सर हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे नहीं पता चलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, मुझसे जितनी भी मैं हेल्प कर सकता हूं आपको पढ़ाने के उद्देश्य से, वो मैं पूरी की पूरी करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप अपने को अच्छा रखिए, अपने परिवार को अच्छा रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।